नमस्कार छात्रों, आइए आज की कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की का पाठ राष्ट्र का स्वरूप फर्स्ट पीयूसी कर्नाटका। आइए लेखक परिचय भी देखते हैं। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपने 1929 में एमए और 1941 में पीएचडी और 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं पुरातत्व आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। आप भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में विख्यात हैं। 1967 ईस्वी में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि आदि। प्रस्तुत निबंध आपके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि यानी कि धरती, जन यानी कि लोग और संस्कृति यानी कि कल्चर। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ ही संस्कृति के विषय में लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मशहूर इतिहासकार और प्राचीन भारत के विद्वान हैं। उन्होंने प्रस्तुत निबंध में राष्ट्र का स्वरूप, तत्व और लक्षणों के बारे में लिखा है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, यह अनंत काल से है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक ने भारतीय संस्कृति की चर्चा भी की है। भूमि और उसके निवासी तथा उनकी संस्कृति का मिलन ही राष्ट्र है। भूमि को हमारे ऋषि मुनियों ने माता कहा है और पृथ्वी संतान को पुत्र कहा गया है। भूमि अपनी संतान को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को देती है, इसलिए भूमि को वसुंधरा भी कहते हैं। भूमि पर नद, नदी, टीले, पहाड़, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ियां, झरने, प्रपात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि हैं। इससे प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहता है। मनुष्य को पानी, आहार मिलता है। भगवान ने प्राकृतिक संपदा देकर मानव जीवन की जीने की कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्र का पहला अंग भूमि हमने पढ़ लिया। राष्ट्र का दूसरा अंग है जन यानी कि लोग। जो लोग भूमि पर रहते हैं वो भूमिपुत्र कहलाते हैं। भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए भूमि उनकी माता है और संतान की देखभाल करना एक माता का कर्तव्य है। माँ की सेवा करना और उसका हित चाहना भी पुत्र का कर्तव्य है। इस प्रकार भूमि और उसके जन का संबंध जो है वो अटूट है। भारत में भूमि को मातृभूमि, जन्म भूमि के रूप में जाना जाता है। भूमि की चर अचर, पशु पक्षी तथा प्रकृति का संरक्षण करने पर भी यह भूमि हमारा ध्यान रखती है। अतः पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पृथ्वी और जन्म दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार जो है अनंत है। गांव, शहर, जंगल, पर्वत सब जगह भारी पड़े हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वस्त्रों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इतिहास अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। राष्ट्र का पहला अंग भूमि, धरती हमने देख लिया। अब राष्ट्र का दूसरा अंग है जन यानी कि लोग। जो लोग उस भूमि पर, उस जमीन पर रहते हैं वे भूमिपुत्र कहलाते हैं। भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए भूमि उनकी माता है और संतान की देखभाल करना एक माता का कर्तव्य है। माँ की सेवा करना और उनका हित चाहना पुत्र का कर्तव्य है। इस प्रकार भूमि और उसके जन का संबंध जो है वो अटूट है। भारत में भूमि को मातृभूमि, जन्म भूमि के रूप में जाना जाता है। भूमि की चर अचर, पशु पक्षी तथा प्रकृति का संरक्षण करने पर ही यह भूमि हमारा ध्यान रखती है। अतः पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पृथ्वी और जन्म दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है।
माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। पृथ्वी का निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। गांव, शहर, जंगल, पर्वत सब जगह भारी पड़े हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वस्त्रों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इतिहास उनके उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर होते हैं। राष्ट्र का पहला अंग भूमि, दूसरा अंग जन और तीसरा अंग है संस्कृति। यह बहुत ही मुख्य अंग है। जीवन में जो भी अच्छाई है वही संस्कृति कहलाती है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। साहित्य, कलाएं, आचार विचार आदि मिलकर संस्कृति का रूप लेते हैं। जीवन में जिस प्रकार अंतरंग और बहिरंग दो रूप होते हैं, वैसे ही संस्कृति के भी दो रूप होते हैं। खान पान, घर बार, मंदिर, मस्जिद ये संस्कृति के बाहिरंग रूप हैं, यानी कि बाहर का। साहित्य और संगीत का आनंद, ललित कलाओं की मधुर अनुभूति इत्यादि संस्कृति के अंतरंग है, अंदर के हैं। हमारे पूर्वजों ने साहित्य, कला, संगीत, शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रतिभा दिखाई थी। हमें उस परंपरा को निभाए रखना चाहिए। भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। भूतकाल से सबक सीखते हुए वर्तमान को साथ लेकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कार्य में संस्कृति सदा हमारे साथ है। जीवन के विकास के युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जान की अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उसके प्रति संस्कृति का विकास करती है। अतीत वर्तमान के लिए भी रूप भर नहीं है। यहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लॉन्ग प्रश्न उत्तर हैं। राष्ट्र को निर्मित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। भूमि और भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के प्रति हम जितने जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी, यानी कि मजबूत होगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी माता और जन उनके पुत्र हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। सेकंड क्वेश्चन, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। ऐसे नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार के अनगढ़ रत्न विघ्न की नदियों के प्रवाह में चिलकते घाट से नई शोभा फूट पड़ती है। कुछ एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। किनके सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? भूमि, जन और संस्कृति के सम्मेलन से। किसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं? धरती माता की कोख में। सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र कौन है? जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? माता के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम और सेवा भाव ही पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से देखती है? समान भाव से। राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है? जन और संस्कृति। कुछ और प्रश्न उत्तर देखते हैं। राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? संस्कृति के द्वारा। राष्ट्र का सुखदायी रूप क्या है? समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। संस्कृति का अमित भंडार किसमें भरा है? स्वच्छंद लोकगीतों और विकसित लोक कथाओं में। राष्ट्र के स्वरूप के पाठ के लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सच्चे अर्थ में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन? पृथ्वी माता। जो जन भारत भूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उन्हें किनके प्रति ध्यान देना चाहिए? राष्ट्र निर्माण के प्रति। किसके विकास और अंबोदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है? संस्कृति के विकास और अंबोदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण में जन का क्या योगदान होता है? जन के हृदय में राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं।
जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव का पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने संस्कृति को जीवन विपट का पुष्प क्यों कहा है? राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, समन्वय युक्त जीवन के संबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल के विचार प्रकट कीजिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र कहलाते हैं और इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको समान अधिकार है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक निधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीयता कैसे बलवती होती है? लेखक कहते हैं कि भूमि के भौतिक रूप, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा कर्तव्य है। इस भूमि के पार्थिव स्वरूप अर्थात पहाड़, नदियां, मनुष्य, सब कुछ के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती होगी। प्रश्न 7, माता पृथ्वी को प्रणाम। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन कैसे निर्मित है? भूमि और जन मिलकर ही राष्ट्र की कल्पना को साकार करते हैं। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी समय उनके भीतर माता पृथ्वी को प्रणाम है का भाव प्रकट होता है। इसी प्रणाम भाव की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का स्वरूप भवन तैयार होता है। संदर्भ स्पष्टीकरण, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र। प्रसंग में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। संदर्भ यानी कि किस सिलसिले में कहा गया वो। जब तक लोगों के मन में भूमि के प्रति स्वाभाविक प्रेम आदर से भाव नहीं रहता, राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। स्पष्टीकरण, उसका पूरा डिटेल, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये मनुष्य अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, लेकिन बाद में उसका उदर पोषण करने वाली, उदर यानी कि पेट भरने वाली माता पृथ्वी माता है। पृथ्वी न हो तो अन्न नहीं, जीवन नहीं, संस्कृति नहीं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। संदर्भ स्पष्टीकरण, क्वेश्चन नंबर 2, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन होता है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। संदर्भ, लेखक के अनुसार कि जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी समय आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ इसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए दृढ़ बन जाता है। स्पष्टीकरण, लेखक कहते हैं कि लोगों के हृदय में भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसी भावना के द्वारा मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ वह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए जिस प्रकार होता है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन होता है। आइए कुछ समानार्थक शब्द देखते हैं। अंबर यानी कि आकाश, धरती पृथ्वी, पेड़ वृक्ष, नारी स्त्री, सूर्य भानु। कुछ विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड, प्रसन्न अप्रसन्न, उत्साह निरुत्साह, अमृत विष, स्वाभाविक अस्वाभाविक, जन्म मरण, ज्ञान अज्ञान। इस तरह वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध राष्ट्र का स्वरूप यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा आशा है। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो
तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।